इस्लामी आतंकवाद जो है वो जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसका सबसे बड़ा दोस्त है। ये जब भी किसी संकट में फंसते हैं वो बॉर्डर से इधर आते हैं। जब भी मोदी जी सत्ता में आने के बाद किसी मुसीबत में फंसे हैं या इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किसी मुसीबत में फंसी है, उसी समय पाकिस्तानी इस्लामिस्ट आतंकवादी कुछ ऐसा करते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है, जिससे इनकी सत्ता और मजबूत हो जाती है। मेरा जो ड्राइवर था आफरीज, जो इनको लेकर आया था श्रीनगर से और पहलगाम से, क्योंकि पहलगाम से कोई 15-16 किलोमीटर अलग जगह थी, वो हमको बचाकर लेकर आया। ये देखिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आतंकी टेररिस्ट, इस्लामिस्ट टेररिस्ट, और ये जो है ये औरत अपना पति खोने के बाद और उनको कन्फ्रंट करने के बाद वो साफ ईमानदारी से बता रही है कि मुसलमानों ने बचाया। समझ लीजिए कि जिहादी इस्लाम पैदा करने वाला देश सऊदी अरब है। ये जो लश्कर तैयबा है ये इस्लाम के उसी सेक्ट को बिलोंग करता है जिस सेक्ट को सऊदी फैमिली बिलोंग करती है। पुलवामा के बाद पहलगाम 2019 लोकसभा चुनाव के पहले पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक। आज तक इंक्वायरी हुई, क्या हुआ नहीं हुआ कोई फैक्ट सामने नहीं आया। 2019 के बाद 370 हटा लिया गया और 3 खंड में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को केंद्र के कंट्रोल। और उसके बाद से ये माहौल लगातार बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, आप जा सकते हैं, पर्यटक कर सकते हैं वहां। तो सोशल मीडिया में उस समय भी चल रहा था कि आप वहां जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल ठीक ठाक है। मैं भी अगले महीने जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल। और एक शर्मनाक आतंकी घटना हुआ है जिसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई। संगठन का नाम जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, रेसिस्टेंस फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन। 27-28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। उसमें से एक शायद लोकल घुड़सवार भी हैं, वहीं के स्थानीय, जो कि लोगों को पर्यटक करवाते हैं, घुमाते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, तरह तरह की एजेंसीज हैं, रॉ, आईबी, पुलिस, सेना, सब कुछ है। और ये तो लग ही रहा था कि माहौल जो मीडिया में आ रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल होने जा रहा है। अचानक ये कैसे हुआ? ये दुखद शर्मनाक घटना कैसे हुई और एजेंसीज कहाँ थी? ये सब तमाम तरह के सवाल, दुखद तो है लेकिन सवाल तो सरकार और व्यवस्था से पूछे ही जाएंगे। चर्चा इसी विषय पर शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी तैयारी के साथ। घटनाक्रम कैसे कैसे क्या हुआ है, किस किस तरह के डिबेट्स चल रहे हैं, सब पे इस एपिसोड में बात करेंगे। स्वागत है सर जी। जय भीम जी। जय भीम भाई साहब, इनकलाब जिंदाबाद। बड़ी पस्ती की हालत में हूँ, देश की भी यही हालत है और उनके बारे में तो क्या कहा जाए, जिन्होंने अपने घर के लोग खोए हैं, अपने पति खोए हैं, ज्यादा पति खोए गए हैं, ज्यादा मर्द खोए गए हैं। और अगर आप इंसान हैं तो कल का ये सारी जो तस्वीरें देख रहे थे, सुन रहे थे, उसके बाद रात को कोई सोया होगा तो वो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल आदमी नहीं रहा होगा, और कोई सोया भी होगा तो जो सपने देख रहा होगा वो इस तरह की हिंसा, इस तरह की शर्मनाक, इस तरह की यानी जिससे दिल दहल जाए, दिमाग दहल जाए। और ये मैं इसके बावजूद कह रहा हूँ कि हमारा जो देश है वो जातिगत और सांप्रदायिक हिंसा से आदी है, बहुत बहुत। उसको मतलब बस्तियां जला दी जाती हैं, दलितों की, माइनॉरिटीज के लोगों के साथ जो किया जाता है उनको भी पहचान कर करके मारा जाता है। लेकिन जो कश्मीर में जो कुछ हुआ है, वो पहलगाम में जो कुछ हुआ है, उसका जो लोग मारे गए, मैं उनको शहीद कहता हूँ डॉक्टर रतनलाल, मैं उनको जो इसमें वो शहीद हैं सारे के सारे, और उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बड़ा भयानक है। मैं जो सुनने वाले साथी हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं
बचपन से मैंने करबला के बारे में सुना है। करबला जो थी कि वो किस तरह से उसके अंदर लोगों को प्यासा भूखा रख के उसको मारा गया था चुन चुन कर। तो मेरे हिसाब से ये कल जो पहलगाम में घसा वो भी करबला से कम नहीं था। और हमारे यहाँ जो जिस संगठन ने इसको किया है जरा उसके बारे में हमको जानना चाहिए। ये संगठन रेजिस्टेंस फोर्स यानी प्रतिरोध सेना, और ये प्रतिरोध सेना कुछ नहीं है, ये अलग अलग नामों से पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा का एक अंग है। जैसे हमारे देश में भी हम जानते हैं जो सांप्रदायिक संगठन है वो कैसे अलग अलग नामों से रखते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं जी, और वो अपना बदलते रहते हैं। लश्कर तैयबा क्या है, जरा इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। लश्कर तैयबा का शाब्दिक मीनिंग होता है, ये अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है सदाचारी सेना, नेक सेना। मतलब ये कितना नेक काम कर रही है, और ये जिस खुदा के रास्ते पर चल रही है, मुझे लग रहा है कि अगर सचमुच में है तो वो खुदा जो है इनको पकड़ कर पीटेगा, इनकी जान ले लेगा, लेकिन ये इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा का नाम। और ये किसने बनाया था जरा वो सुन लीजिए। ये बनाया था 1985-86 में हाफिज सईद ने, और इसमें पूरा पैसा उसामा बिन लादेन ने लगाया था, पूरा का पूरा पैसा। उसामा बिन लादेन कौन थे, कोई ज्यादा बहुत मतलब हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं कि ये सऊदी जो रूलिंग फैमिली है उसका एक हिस्सा है। उसका उसामा बिन लादेन उसका एक बड़ी हस्ती था। और जब ये कम्युनिस्टों के खिलाफ इसको जिम्मेदारी दी गई अमेरिका की तरफ से कि तुम अफगानिस्तान में जाकर बचाओ, रूस से इस्लाम को बचाओ, और वहाँ ये किया गया कि सारी दुनिया से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, मदरसों में पढ़ रहे थे, वहाँ से कहा गया कि इनको कुरान और किताब की जरूरत नहीं, इनको AK-47 दो। और उसामा बिन लादेन को पेशावर CIA ने अपने जहाज में पहुंचाया, और उसामा बिन लादेन को पेशावर के अंदर सैकड़ों सऊदी अरब के नंबर वाले मिलिट्री ट्रक भेजे गए। ये रिकॉर्डेड फैक्ट हैं डॉक्टर साहब, ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं कि ये किस तरह से सऊदी फैमिली और अमेरिका ने उसको वो जिम्मेदारी दी। तो ये कैसे पैदा हुआ उसको एक आप समझ लीजिए, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी साहब 2 दिन के लिए सऊदी अरब थे, और सऊदी अरब का जो बादशाह है ये सब है, उन्होंने कभी भी उसामा बिन लादेन की आलोचना नहीं की। उन्होंने कभी लश्कर तैयबा के बारे में, जो सऊदी पैसे से फाइनेंस्ड है, सऊदी पेट्रो डॉलर से फाइनेंस है, और उन्होंने जो बयान दिया है मोदी जी के साथ उसमें भी कोई माफी नहीं मांगी है कि हमने जो जिन पैदा किया था उस जिन को कोई बोतल में नहीं डाल सकता है, वो जिन तो अब जो कुछ अपनी आजादी से जो कुछ करेगा वो करेगा। तो समझ लीजिए कि जिहादी इस्लाम पैदा करने वाला देश सऊदी अरब है। ये जो लश्कर तैयबा है ये इस्लाम के उसी सेक्ट को बिलोंग करता है जिस सेक्ट को सऊदी फैमिली बिलोंग करती है। समझ लीजिए इसको अच्छी तरह, इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं उसी देश के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं जिसने ये सब पैदा किया है, जो हमारे देश के साथ जो कुछ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और बात बता दूं सुनने वाले साथियों को, आज हमने इसी वक्त RSS में के जुड़े हुए लोगों ने जो पूरी लूट मचा रखी है यूनिवर्सिटीज के अंदर, दफ्तरों के अंदर, वाइस चांसलर बनकर, डायरेक्टर्स बनकर, हमने ये चर्चा उस पर करनी थी। लेकिन देखिए कैसे ये इस्लामी कट्टरवादी, जो इस्लामी जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसने कैसे हमारी उस बात को पीछे छुड़वा के आज दूसरी चीज पर हम बहस कर रहे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इस्लामिक टेररिज्म किस तरह से हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स है उसको मदद कर रहा है। तो लश्कर तैयबा की बात हो गई, पहलगाम की बात हो गई। उसके बाद ये भी हमको समझना चाहिए कि 5-6 दिन पहले इनका जो कमांडर इन चीफ है जनरल मुनीर, उसने इसका इशारा दे
किया था। इसके इशारे तो बहुत सारे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी बता रहे हैं कि बहुत दिनों से पता था, लेकिन क्यों कुछ नहीं किया गया उस पर हम आएंगे बाद में डॉक्टर रतनलाल जी। जनरल मुनीर ने, ये तारीख है जनाब, ये 5 दिन पहले की बात है, ये जो जनरल मुनीर है जो कमांडर इन चीफ है और पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ है, और पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ की जो हैसियत होती है वहां के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री से बड़ी होती है। यानी ये भी एक बड़ी मजेदार बात है कि उसका घर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों से बड़ा होता है। ये उसकी दादागिरी का हो, और वो पेंटागन, अमेरिका और इंग्लैंड की मर्जी के बिना वहां पर उसकी नियुक्ति नहीं होती है, वहां पर जो भी कमांडर इन चीफ बनता है। ये इस बंदे ने पाकिस्तानी जो विदेशों में रहते हैं उनके सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर हमारे लिए शहरग है। ये देखिए, हमारी ये नस है जिसमें मेन खून सप्लाई करता है, अगर इसको काट देते तो मर जाता है, और हम अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ जो उसने कहा, जरा साथियों उसको गौर से सुन लें, हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। ये उसने उर्दू में बोला, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा छपा है और हिंदी तर्जुमा मैंने किया है। हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षा अलग है। यहीं पर 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई थी। हम 2 राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। अब जरा सा सोचिए, ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो सावरकर कहते हैं, ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो गोलवलकर कहते हैं, ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो मोहन भगवत कहते हैं, ये वही बात कह रहे हैं जो शाह और मोदी जी कहते हैं। यानी 2 नेशन थियरी। बात यह है कि ये पाकिस्तान की ये दादागिरी और फलफूल कैसे रहा है, इसीलिए फलफूल रहा है कि हमने पाकिस्तान की जो 2 नेशन थियरी है या मुनीर जो कुछ कह रहा है उसका विकल्प नहीं दिया है। हम भी उसी पॉलिटिक्स का एक दूसरा सिक्के का पहलू बनकर हमको कर रहे हैं। इसको बहुत याद रखिएगा कि हमारे देश के अंदर ये बार बार क्यों हो रहा है। अच्छा, अब जरा सा क्या हुआ वहां पर, उसके जो विक्टिम्स हैं, उसके जो शिकार हुए, उसमें आप जानते हैं डॉक्टर रतनलाल ने बताया था कि लोगों को नंगा किया गया ये जानने के लिए कि वो कहीं उनका धर्म क्या है। उसके बाद उनसे अरबी पढ़वाई गई, कलमा पढ़वाया गया कि अगर नहीं पढ़ा गया तो ये कि कोई ये मुसलमान तो नहीं है। उसके बाद लोगों को नंगा किया गया जैसा मैंने बताया, और उसके बाद सिर्फ हस्बैंड्स को मारा गया, हस्बैंड्स को मारा गया। और ये पल्लवी एक महिला, ये इनका इंटरव्यू छपा है, आपकी आंसू नहीं रुकेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कन्फ्रंट किया जब उनके पति को मार दिया, ये कर्नाटका से थे, इनके पति को मार दिया तो इन्होंने कहा तुम मुझे और मेरे बेटे को भी मार दो। तो इन्होंने कहा कि ये जो आतंकी थे, इस्लामिस्ट आतंकी जो थे, इस्लामवादी जो आतंकी थे, टेररिस्ट थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ मर्दों को मारना है। और उन्होंने और भी कई नौ बिहाता 3-4 जोड़े थे, उनके भी मर्दों को, उनके भी जो शौहर थे उनको मारा, और ये कहा कि मोदी से जाकर कह देना। अरे कमीन आतंकियों, तुम जो मोदी से बदला लेने की बात कर रहे हो, तुम तो जो मोदी पर कह रहे हो बिल्कुल वही कर रहे हो। पहचान कर लोगों को मारना, ट्रेन के अंदर मार देना, उनके कपड़े उतार कर इनको करना, तो तुम मोदी से अलग कैसे हुए? अगर तुमको हिंदुत्व से शिकायत है कि करते हो, तुम तो बिल्कुल वही कर रहे हो। तुम तो उतने ही जलील और घटिया काम कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद ये पल्लवी जी का आप ये देखिए, और इस तरह के किस्से एक नहीं है। उसके बाद लेकिन इस महिला का देखिए, ये महिला क्या बताती हैं। इन्होंने कहा कि मुझे बचाने के लिए और मेरे बेटे को बचाने के लिए 3 लोकल लोग सामने आए, यानी 3 मुसलमान सामने आए, और एक तो घोड़ी चलाने वाले जी, इनको जी, घोड़े वाले, इनको नहीं, दुकानदार भी हो सकते हैं वो। अभी असल में उसमें से जो 2 मारे गए हैं वो कौन है अभी वो पता लगेगा, पर वो दुकानदार भी मुसलमान थे वहां। तो ये बच्चे को गोद में लेकर आए, और यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था, बहुत कच्चा रास्ता है, गीला रास्ता है, बारिश हुई थी, तो उसको कैसे लेकर आए। और उन्होंने, पल्लवी जी ने बताया कि
वो आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए। इस्लाम में क्या होता है, बिस्मिल्लाह, अच्छा कोई काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं कि हम खुदा के नाम पर शुरू कर रहे हैं, यानी वो अपने खुदा को याद करते हुए इनको बचाने आए। इनके साथ और लोग भी बचाया। ये तो पल्लवी जी जो है अपना वो कह रही हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरा जो ड्राइवर था आफरीज, जो इनको लेकर आया था श्रीनगर से और पहलगाम से, क्योंकि पहलगाम से कोई 15-16 किलोमीटर अलग जगह थी, वो हमको बचाकर लेकर आया। ये देखिए, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आतंकी, टेररिस्ट, इस्लामिस्ट टेररिस्ट। और ये जो है, ये औरत अपना पति खोने के बाद और उनको कन्फ्रंट करने के बाद वो साफ ईमानदारी से बता रही है कि मुसलमानों ने बचाया, हमारा ड्राइवर आफरीज ने हमको बचाया। अच्छा, एक जो बहुत शर्मनाक और जिसके बाद मुझे लगता है कि इस देश को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए डॉक्टर साहब, कि ये लोग मारे गए इस्लामिक टेररिस्ट के जरिए, लेकिन ये टूरिस्ट को वहां भेजा किसने? टूरिस्ट को ये जो है इंटेलिजेंस की एजेंसीज के जो सारे अखबार आज कैरी कर रहे हैं कि वो लोग पहले से 7 तारीख तक उन्होंने रैकी की थी। ये कल एनडीटीवी की न्यूज इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमी ने सेंगर को बताया, सेंगर जो उनका सीनियर जर्नलिस्ट है उसको बताया। और उसके बाद मुकेश सेंगर, उसके बाद ये लोग मारने के 20-25 मिनट के बाद तक वहां घूमते रहे और क्या क्या नारे लगाते रहे। और लोग जो थे, लोकल जो लोग थे और वो मुसलमान थे, वो सारे के सारे लोगों को लेकर अस्पताल वगैरह निकल गए और हेलीकॉप्टर वहां बाद के अंदर आया। ये किसने भ्रम पैदा किया कि वहां नॉर्मलसी हो गई है? उसके लिए मैं बहुत शॉकिंग दस्तावेज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो हमारे जो एक अमित शाह साहब हैं, अमित शाह साहब जो कल रात को चले गए थे, ये 4 जनवरी 2025 को ये जम्मू कश्मीर के अंदर थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमने धारा 370 खत्म कर दी है, जिसने सेपरेटिज्म, अलगाववाद के बीज नौजवानों के, कश्मीरी नौजवानों के बीच में बोए थे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने टेररिज्म को ही खत्म नहीं किया, बल्कि टेररिज्म से के समर्थित जो लोग थे उनका भी सबका विनाश कर दिया। जी अच्छा, इसके बाद हमारा जो गवर्नर है वहां का, वो गवर्नर क्या कह रहे हैं? गवर्नर कह रहा है पर्यटन, गवर्नर ने अप्रैल 19 को कहा कि जम्मू कश्मीर पूरा आतंक मुक्त हो गया है। और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर तक की बात नहीं सुनी, जो बराबर ये कहते रहे पर्यटन का मतलब स्थिति का सामान्य होना नहीं है, यह आर्थिक गतिविधि का बैरोमीटर है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को मापने का तरीका है। सामान्यता का मतलब है भय का अभाव, आतंक का अभाव, आतंकवादियों की इच्छा अनुसार हमला करने की अक्षमता, लोकतांत्रिक शासन की उपस्थिति, और आप जिस भी पैमाने का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कश्मीर आज सामान्य से बहुत दूर है। ये वहां का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, लेकिन उसकी कौन सुनेगा? उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। और उसका नतीजा मैं साफ कहना चाहता हूं डॉक्टर दत्तालाल कि हत्याएं की हैं पाकिस्तान से आए हुए या उनके जो हमजोली हैं कश्मीर के, उन आतंकवादियों ने, लेकिन वो माहौल पूरा का पूरा जिसको हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं, हमने एक इकोसिस्टम खत्म कर दिया है, उस आतंकवाद को मदद करने का इकोसिस्टम बीजेपी आरएसएस की सरकार ने पैदा किया। और एक बहुत चौंकाने वाली दस्तावेज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये क्यों हुआ? जी। कल आपने जो सबसे पहले खबर आई एनडीटीवी हिंदी पर आनी शुरू की, अंग्रेजी पर भी आ रही होगी लेकिन मैं उसको देखता हूं, तो वहां पर मुकेश सिंगर की मैंने आपको बात बताई। मुकेश सिंगर ने बताया कि उनको इंटेलिजेंस के आदमी ने बताया कि 1 से 7 तारीख तक उन्होंने पहलगाम, श्रीनगर के होटलों की रैकी की और सारा डेटा जमा किया रतन लाल जी। और उसके बाद
आपको यकीन नहीं आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन कल आप एनडीटीवी का वो एपिसोड अभी थोड़ी देर पहले तक वो था उनके पोर्टल पर, ब्रिगेडियर संदीप थापर भी उसके अंदर थे। ब्रिगेडियर संदीप थापर जिनकी वहां पोस्टिंग रही है, उन्होंने कहा कि विधि जी, निधि कुलपति जी, मैं कुछ चीजें जोड़कर आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसके बाद जो वो हिंदी में बोले, जरा सुन ले, गौर से सुन ले इसे। मेरा बेटा इस टाइम वैली में पोस्टेड है, आर्मी में, ऐसे ही इलाके में। उसने व्हाट्सएप पर अपनी एक फोटो अपलोड की, अकेला घूम रहा था। मैंने कहा, सन बेटे, बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे घूम रहे हो? उसने कहा, यहां हालात बहुत अच्छे हैं पापा। जस्ट ये ब्रिगेडियर संदीप थापर कह रहे हैं, ये इंप्रेशन बैठ गया था, ये इंप्रेशन बैठ गया था कि मोदी जी ने सब सही कर दिया है। जैसे मोदी जी ने इस देश का आर्थिक ढांचा सही कर दिया है, मोदी जी ने यहाँ पर मेक इंडिया कर दिया है, मोदी जी ने बेरोजगारी की समस्या हल कर दी है, मोदी जी ने ट्रेनें सही कर दी हैं। ये कश्मीर का उन्होंने हाल करके रख दिया था। कुछ नहीं सही किया उन्होंने, सिर्फ लफाजी की है, सिर्फ बोले हैं, सिर्फ हेडलाइंस बटोरी है। तो इसको हमको बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना चाहिए। अच्छा, आखिरी बात शायद मैं जो कहना चाहता हूं, क्योंकि इतना दुखद और ये सब है, उसको कितना और कहां तक बताया जा सकता है, कि ये बड़ा इत्तेफाक है। अगर ये इत्तेफाक है तो, अगर ये कोई मिली जुली साजिश नहीं है और ये इत्तेफाक है, तो बड़ा अजीबोगरीब और शर्मनाक इत्तेफाक है कि जब भी मोदी जी सत्ता में आने के बाद किसी मुसीबत में फंसे हैं, या इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किसी मुसीबत में फंसी है, उसी समय पाकिस्तानी इस्लामिस्ट आतंकवादी कुछ ऐसा करते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है, जिससे इनकी सत्ता और मजबूत हो जाती है। मैं सबसे पहला उदाहरण आपको दे रहा हूं। 13 दिसंबर 2001 को हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, जिसमें 8 के करीब लोग मारे गए, 6 दिल्ली पुलिस के लोग शहीद हुए और 2 कर्मचारी वहां के। आप जानते हैं कि 13 दिसंबर से पहले एक हफ्ते तक क्या हो रहा था? कांग्रेस की सरकार ने 2 कानून पास किए थे, बड़े भयानक, जनता विरोधी, जनसंघर्ष विरोधी, पोटो और टाडा। इसको खत्म करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो है, एल के अडवाणी साहब जो हैं, वो पोटा लाना चाह रहे थे, जो अभी लागू है, पोटा लाना चाह रहे थे, और ये राज्यसभा में नाकाम हो गया था, राज्यसभा में फेल हो गया था। इसी बीच में एक दिन सुबह हमला हो जाता है। वो एम्बेसडर गाड़ी कश्मीर से लेकर आते हैं, सारा आतंकवादी आते हैं और हमला करते हैं, और अगले एक हफ्ते के अंदर ये कानून पास हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी कानून पास नहीं करा पा रहे थे, पूरी संसद एक साथ हो गई थी, लोकसभा के अंदर भी पास नहीं होता ये, लेकिन हमला हुआ और पास हो गया। उसके बाद पुलवामा कारनेज, आपने बात की थी 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा कारनेज से पहले आपको पता है कि हमारे देश के अंदर क्या हालत थी? मई के अंदर चुनाव होना था। ये 14 फरवरी 2019 की बात है, मई के अंदर चुनाव होना था। कई राज्यों की सरकारों में बीजेपी हार चुकी थी। डिमोनेटाइजेशन और तमाम चीजों की वजह से हालत खराब थी। किसान हजारों की तादाद में आत्महत्या कर रहे थे, किसानों की जमीनें छीनी जा रही थी, सब कुछ जमीनें जो अडानी अंबानी के हवाले की जा रही थी, महंगाई सर पर छू रही थी, औरतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ हिंसा आसमान छू रही थी। और ये तय था कि मोदी मई 2019 के चुनाव के अंदर नहीं जीतेंगे। लेकिन आप देखते हैं क्या हुआ, कि पुलवामा हुआ, और पुलवामा में भी बिल्कुल इसी तरह से सैकड़ों हमारे सीआरपीएफ के नौजवान, इस बात के बावजूद कि वो उनको हवाई जहाज से भेजा जाना चाहिए था, उनको बसों में जमा किया, और सारी बसें एक जगह जमा की, सारी बसें, इस रिपोर्ट के बावजूद कि वो आतंकवादी उस इलाके के अंदर मौजूद है। और ये जो मलिक साहब ने इसमें तो बहुत बोला था, उपराज्यपाल मलिक साहब। जी, बहुत बोला था। और ये जहां जगह थी वो सैकड़ों किलोमीटर दूर थी बॉर्डर से। और आप देखिए 2019 के अंदर वो खूब जीते थे। और जो ये अभी आज का जो है, उसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहलगाम जो है, जब मोदी को घेरा हुआ है पार्लियामेंट ने,
सॉरी पार्लियामेंट ने घेरा हुआ है, न्यायपालिका ने घेरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने घेरा, गवर्नर के मामले पर जो फैसले आ रहे हैं, उसके बाद जो ये हमारे वक्फ के बारे में जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से छींचा लेदर हो रही है इनकी, ये हो गया देखिए। वो जो है आज बेचारी पूरी सुप्रीम कोर्ट जो सारी गंभीरता से मोदी सरकार की तमाम चीजों को परख रही थी, आज वो पूरी की पूरी फुल बेंच बैठी और ये इसकी जबरदस्त घोर निंदा की करनी ही पड़ेगी। यानी वो सारे के सारे लोग जो देश के संविधान को बचाने में लगे थे, वो देखिए कहां चले गए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने आज आरएसएस के से जुड़े हुए लोग जो करप्शन कर रहे हैं, जो बड़े ओहदे पर वो बैठे हैं, उस पर चर्चा करनी थी। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है, इस्लामी आतंकवाद जो है, वो जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, उसका सबसे बड़ा दोस्त है। ये जब भी किसी संकट में फंसते हैं, वो बॉर्डर से इधर आते हैं। और मोदी जी, आप सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब फाइनेंस करता है इनको, जो जिहादी इस्लाम है, उसने जिहादी इस्लाम को पैदा किया है। आप मोदी जी कम से कम वहां तो उसके बयान में कम से कम ये तो करा देते कि जनाब ये सब प्लीज इसको बंद कर दीजिए। और आखिरी बात, मोदी की जो सरकार है वो यहाँ मुसलमानों की जमीनों को लेकर, मस्जिदों को लेकर तमाम तरह के फैसले कर रही है। एक इंडिविजुअल कहीं अलग से पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ सकता है, लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता है, और लाउड स्पीकर तो बहुत गुल पैदा करते हैं, ठीक है उसको आप हटाइए। लेकिन आप जिस देश को विजिट करने गए थे, उस देश का जो झंडा है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा है, उसके नीचे तलवार है, उसके नीचे तलवार है। दुनिया में अपनी तरह का एक ही वो है। यानी आप इस्लाम का जो कलमा है, आपने उसको तलवार के साथ जोड़ दिया। उसके बाद भी आप वहां पर जाकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और एक और बात बहुत बहुत अहम है, और मेरी आखिरी बात, आपने क्या किया है, ये बड़ा अखबार है इजराइल का, हेरेट्स ने 2 दिन पहले वहां का एक बड़ा जर्नलिस्ट चिट्ठी लिखी है कि अब हम अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस के हथियारों पर निर्भर नहीं करते, अब सारे हथियार हमारे भारत से आ रहे हैं, अडानी अंबानी से आ रहे हैं। आपने अपने देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा को छोड़कर आपने इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो फिलिस्तीनियों को तबाह कर सके, उनके साथ जो हजारों मारे जा चुके उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके। आपने क्या किया है? आप अपने देश के बॉर्डर्स को आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। आपने अग्निवीर पे भी सवाल उठेगा, अग्निवीर पे भी सवाल उठेगा कि अग्निवीर पर भी सवाल उठेगा। यानी आप किसको इल्जाम देंगे? और पाकिस्तान को इल्जाम देना, पाकिस्तान ने इसके अलावा और क्या करना है? लश्कर तैयबा ने इसके अलावा क्या करना है? आपने क्या किया? ये जो कल की शहीद हैं, इसमें आपके हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। माफ कीजिएगा मुझे। शुक्रिया सर, थैंक यू। देखते हैं क्या होता है, कौन सी कमेटी बैठती है, क्या रिपोर्ट्स आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा जी।